हेलो स्टूडेंट्स, मैं उर्मिला। मैं मेरे यूट्यूब चैनल सिरिया विज्ञान एजुकेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है करती हूँ। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय नागरिकता। तो जो भारतीय नागरिकता या सिटीजनशिप जो है वो हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित की गई है। हमने पिछले वीडियो में जो अपने अनुच्छेद 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद हैं उन पर अपन ने उनका अध्ययन किया, उनको सीखने का प्रयास किया। उसके बाद अपन देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में एक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया और इस भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से भारतीयों को नागरिकता देने की बात कही गई। तो अपन देखते हैं कि ये 5 प्रकार कौन कौन से थे, जिसमें नंबर 1 पे आता है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता में ये बात कही गई कि जिस किसी व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में होता है उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पर इस प्रावधान का दुरुपयोग होने लगा और इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए हमारे इसी नागरिकता अधिनियम के अंदर एक 1986 में एक संशोधन लाया गया। उस संशोधन में ये बात कही गई कि जन्म भारत में होता है ये तो ठीक है, किंतु उसके जो माता और पिता हैं उनमें से कोई एक भारतीय होना चाहिए। तो फिर इसमें ये संशोधन हुआ, तब जाके इस हालात में कुछ सुधार हुआ। फिर नेक्स्ट इसमें ये एक संशोधन और किया गया 2003 के अंदर कि जन्म तो भारत में हुआ, माता और पिता में से एक भारतीय भी है, किंतु कई बार क्या हुआ कि माता भारतीय है किंतु पिता उसके पास वैलिड नागरिकता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर इसमें संशोधन किया गया कि माता और पिता दोनों की जो नागरिकता है वो वैलिड होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 1935 का भारत नागरिकता अधिनियम है वो जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो दूसरा जो बात कही गई है वो ये है, या दूसरा जो प्रावधान है वो कह रहा है वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता। वंश परंपरा की बात करें तो वंश परंपरा का मतलब ये होता है कि जैसे अपने माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य लोग जो संविधान लागू होने के समय और संविधान लागू होने के पहले से ही भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। तो यहाँ पर एक मतलब देखने को मिला कि वंश के आधार पर ये बात कही गई कि यहाँ पर जो वंश का आधार है वो पिता को माना गया। तो जब पिता को वंश का आधार माना गया तो भारतीय संविधान में अपन अधिकारों की बात करें तो अधिकार जो है वो ये कहते हैं कि स्त्री और पुरुष समान हैं। तो इस आधार पर महिलाओं ने इसका विरोध किया कि पुरुष के आधार पर ही आप वंश का आधार क्यों मानते हो। तो इसमें सुधार करने के लिए एक संशोधन 1955 के भारत नागरिकता अधिनियम में लाया गया और वो संशोधन 1992 में भी किया गया, जिसमें दोनों को वंश का आधार माना गया है। कहने का मतलब कि माता और पिता दोनों को वंश का आधार माना गया। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि ये संशोधन होने के बाद में ये संशोधन किया गया। फिर अपन देखते हैं कि 3 दिसंबर 2004 से एक नियम और बनाया गया, जिसके तहत ये कहा गया कि बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर रजिस्ट्रेशन उसका करवाना अनिवार्य होगा। फिर अपन देखते हैं कि तीसरा जो आधार था वो ये था कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता संबंधी प्रावधान में ये कहा गया, यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष से भारत के अंदर रह रहा हो, 7 वर्ष से वह भारत के अंदर रह रहा हो और जिसका जन्म भारत में हुआ हो और वो विदेश में रह रहा हो, और या फिर अपन कहें जैसे किसी युवक ने विदेशी महिला से या विदेशी लड़की से शादी कर ली हो, उस विदेशी महिला को भी यदि वो भारत के अंदर 7 वर्ष से रह रहे हो तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। किंतु नागरिकता के लिए ये शर्त रखी गई कि हमारी भारत सरकार के पास उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि तीसरा जो प्रावधान है वो पंजीकरण के आधार पर भारतीयों को नागरिकता प्रदान करता है। तो जिसमें 3 बातें देखने को मिलती हैं। एक तो 7 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो, और दूसरी बात ये है कि उसने किसी विदेशी लड़की से शादी कर ली हो, तो वह कोई युवक जिसने विदेशी लड़की से शादी कर ली हो तो वह भारत में रजिस्ट्रेशन करवा कर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और तीसरी बात ये कही गई कि जिसका जन्म भारत में हुआ है किंतु वह विदेश में रह रहा है, तो वह भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देशीकरण। देखिए, देशीकरण में ये बात कही गई कि कोई व्यक्ति जो विशेष जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यापार के उद्देश्य से या किसी व्यापार के उद्देश्य से या फिर कोई विशेष क्षेत्र में जैसे कोई वैज्ञानिक या कोई कलाकार प्राप्त व्यक्ति हो, तो वो व्यक्ति यदि अपने भारत के अंदर लगातार 10 वर्ष से रह रहा हो और उसने हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं बताई गई हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को उसने सीख लिया हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम ये कहता है कि उसको भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। 5वां जो ऑप्शन है वो ये कहता है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि से अभिप्राय ये है कि हमारी भारत सरकार ने किसी क्षेत्र को अर्जित कर लिया हो और उसमें रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने से संबंधित प्रावधान। तो उसमें ये व्यवस्था की गई है कि उस अर्जित क्षेत्र के नागरिकों को स्वतः ही नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो उसमें जैसे एग्जाम्पल अपन सिक्किम का ले सकते हैं। सिक्किम के अंदर जब सिक्किम को अपने भारत के अंदर 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत एक भारत के 22वें राज्य के रूप में उसको दर्जा दिया गया था, तो यहाँ के नागरिकों को भारतीय नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो गई थी। ठीक ऐसे अपन देखते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को जब धारा 370 हटाकर विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वहां की नागरिकता समाप्त कर उसको भारतीय नागरिकता वहां के नागरिकों को प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है वो 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान करने की बात करता है। फिर अपन आगे देख लेते हैं कि जो ये सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो मैंने बताया कि संविधान भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11 में ये उल्लेखित की गई है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारतीय नागरिकता है वो कैसी है, एकल है या दोहरी। तो एकल नागरिकता है और ये जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अपन देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाना या कोई भी संशोधन करने का जो अधिकार है वो हमारी संसद को प्रदान किया गया है। फिर अपन देख लेते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, तो इसकी क्या पहचान है, इसका क्या प्रमाण हमारे पास है। तो इसके प्रमाण की अपन बात करें तो जैसे अपना वोटर कार्ड हो गया और अपना आधार कार्ड हो गया, तो ये क्या है, अपने भारतीय नागरिक होने की ये पहचान है, उसका प्रमाण है। फिर अपन देख लेते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हमारे संविधान में कौन कौन से संशोधन किए गए, ये हमें ध्यान रखने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो 1986 का, 1992 का, 2003 का, 2005 और 2015 और 2019, इस प्रकार से ये कुछ संशोधन है जो हमें ध्यान रखने हैं। इसके बाद बात की जाए कि नागरिकता किसको प्रदान नहीं की जाएगी, तो जैसे प्रत्येक देश में क्या होते हैं, राजनयिक या अपन राजदूत कह सकते हैं। तो राजदूत जब मान लो देश में रह रहा है, उस दौरान उसके बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा जैसे कोई दुश्मन देश, तो दुश्मन देश का जैसे कोई व्यक्ति है और उसका अगर कोई बच्चा यहाँ जन्म ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। फिर अपन देख लेते हैं कि ये जो अपनी भारतीय जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है, इनमें कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं कि नागरिकता को किन किन कारणों से निरस्त किया जा सकता है। तो अपन देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुसार आचरण नहीं करता है,
तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उसने विदेश की नागरिकता को अर्जित कर लिया है तो फिर उसकी भारत से नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति जिसने गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो तो उसकी नागरिकता को भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम नागरिकता से संबंधित कई जानकारियां प्राप्त की,